नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सवालों की एक बेहतरीन कड़ी लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस सेशन की सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला? कह रहा है 2 साइन के पावर 6 थीटा, 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? पहले हम बेसिक से समझेंगे क्या चीजें हैं, ये ध्यान देंगे। क्या है? अगर हम बात करें तो इसको लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हमने क्या किया, इसको स्क्वायर का क्यूब कर दिया और इसको भी स्क्वायर का क्यूब कर दिया। यहां पे स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया और कॉस स्क्वायर को स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। अब बताइए, यहां से 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना की जगह पर, ये वाले टर्म के जगह पे हमने ये चीजें लिख दी। अब क्या है, माइनस 3, यहां से जब हम लिखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिखा जा सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात किया जाए कि हमारे पास तीन आइडेंटिटी होती है। पहला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा अर्थात 2 इंटू 1 माइनस, यहां तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला फिर अगेन वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये ज्यों का त्यों रहेगा माइनस 3 इंटू, यहां से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें जब इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ रहेगा 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। इस सवाल का सही उत्तर होगा माइनस 1 इज द राइट आंसर। ध्यान देंगे, अगर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या लॉजिक यूज करना है, उस लॉजिक को समझने का आप प्रयास करेंगे। लॉजिक होगा कि साइन के पावर 6 थीटा या साइन के पावर कॉस थीटा या फिर साइन के पावर 4 थीटा और साइन के पावर कॉस के पावर 4 थीटा, ये जितने सारे टर्म्स लिखे हुए होंगे ना ब्रैकेट में, उन सारे ब्रैकेट का कोफिशिएंट केवल ले लीजिए। जैसे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे, जैसे ये आपका टर्म साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा है, इसका कोफिशिएंट क्या है, +2। क्लियर है? अगर इसकी हम बात करें तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -3, -3। 2 में से -3 घटाएंगे, -1 इज द राइट आंसर। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा -1। अंदर वाले सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है, अंदर वाले भाग को सॉल्व करने पर वो कैंसिल आउट होगा ही। इसी प्रकार से वह सवाल सेटिंग किया हुआ रहता है, इसलिए आपका सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। साइन के पावर 6 थीटा और कॉस के पावर 6 थीटा का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, जो गुणांक है, उस गुणांक को ले लेंगे अर्थात 2 को ले लेंगे और इसका गुणांक क्या है, -3 है अर्थात इस -3 को ले लेंगे, 2 माइनस 3 कर देंगे अर्थात -1। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। इस सवाल में
ये सबसे बेहतर अप्रोच होगा इस सवाल को बनाने के लिए। सबसे बेहतर अप्रोच होगा, हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% अनुत्तीर्ण हुए हैं। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। जो केवल क्या? अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है सीबीटी 1 के करीब करीब हर 2-3 शिफ्ट करके गैप करके एक सवाल ऐसा पूछा गया है। इस टाइप के सवाल को कभी भी जब आप बनाएंगे तो आप वेन डायग्राम का ही यूज करेंगे और वेन डायग्राम यूज करेंगे तो सबसे बेहतर होगा वेन डायग्राम से इस सवाल को बनाना। और हम कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में, देखिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट। ठीक है। कह रहा है अर्थशास्त्र में 41%, इसको हम मान लेते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में 41%। ठीक है। भूगोल में 35%, यानी ये है आपका भूगोल, ज्योग्राफी। भूगोल में कितना? भूगोल में 35%। और इतिहास में 39%, ये है आपका इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास में कितना है आपका? 39%। अब कहा गया है इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान देना है, इन तीनों विषय में कॉमन चीज क्या है? ये वाला। तीनों विषय में कॉमन ये वाला है और ये आपको दिया गया है कितना? 5%। ये दिया गया है कितना? 5%। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%। इसका मतलब ये टोटल 14% होगा, जिसमें से ये 5% हो गया। तो बताइए ये कितना पोर्शन होगा? ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन क्या 9% हो जाएगा? बोलिए, ये वाला पोर्शन 9% होगा। अच्छा, अब क्या कहा गया है? और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18%। देखेंगे इतिहास और अर्थशास्त्र में कितने? 18%। तो 5% ये है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कितना? 13%। 13 तो ये था, 5 ये था, यानी कितना? 18%। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर समझेंगे। इतिहास और अर्थशास्त्र है, इतिहास और अर्थशास्त्र में ये वाला चीज कॉमन आ रहा है और ये 5% है और ये आपका टोटल 18 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना? 13%। हमसे पूछा गया है कि बताइए केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान देंगे, केवल अर्थशास्त्र का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ये बताइए, अगर हम बात करें कि हमारे पास अर्थशास्त्र में कितने थे? 41 थे। हमारे पास अर्थशास्त्र में फेल होने वाले कितने थे? 41 थे। 41 में से ये 9 घटा, ये 5 घटा, अर्थात 14, और ये कितना? 13। अर्थात आप लिख सकते हैं माइनस कितना? 9%, माइनस कितना? 13%, माइनस 5%, माइनस कितना? 5%। बताइए 41% माइनस 9 और 3 12, 22 हो गया। 22 और 5 कितना? 27 हो गया। 22 और 5 कितना? 27 हो गया। यानी अगर 41% में से हम 27% को घटा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट कितना? 14% इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर जो होगा 14% होगा। अर्थात उन विद्यार्थियों की संख्या 14% है जो केवल और केवल क्या? अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। आपका आंसर गोज टू क्या? डी। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। मेरी बात समझ में आई होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें और क्या है? ध्यान देंगे, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री।
एक एडवांस आइडेंटिटी है मेरे दोस्त, उस एडवांस आइडेंटिटी को आपको जानना होगा और वो आइडेंटिटी इस प्रकार से है, ध्यान देंगे, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा के, 1/4 साइन 3 थीटा के। उसी प्रकार से दूसरा रिलेशन हमारे पास आता है cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, और ये बराबर होता है 1/4 कॉस 3 थीटा के। और तीसरा तीसरा आपके पास आता है टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 नहीं सॉरी टेन 3 थीटा के बराबर हो जाता है, टेन 3 थीटा के बराबर हो जाता है, टेन 3 थीटा के बराबर। ये तीनों आप नोट कर लेंगे कहीं, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब अपने सवाल पे आते हैं, कह रहा है कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अगर हम 20 डिग्री को थीटा मानते हैं, 20 डिग्री को थीटा मानते हैं, तो क्या ये 40 60 माइनस थीटा है? 60 माइनस 20 बराबर 40 होगा, और ये क्या 60 प्लस थीटा है, 60 प्लस 20 बराबर 80 होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा के आइडेंटिटी पर ये बैठ रहा है, डायरेक्ट इसका वैल्यू रखेंगे 1/4 क्या कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। तीन और थीटा के जगह पे हम रखेंगे 20 डिग्री, थीटा के जगह पे 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना cos 60, और cos 60 का वैल्यू आप सभी को पता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, अर्थात 1/4 इंटू 1/2 बराबर 1/8 इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर जो होगा 1/8 होगा, 1/8 इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ में आई होगी। ध्यान देंगे, अगर मान लिया जाए कि इस सीरीज में cos 20 cos 60 cos 80, इसी में एक सीरीज यहां पर हम लिख दें cos 60, cos 60, रुक जाइए, cos अगर हम बात करें कि अगर इसी सवाल में हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, जिसका वैल्यू इसमें हमें पता होगा उसका वैल्यू हम रख देंगे। यानी cos 60 का वैल्यू पता है, ये डायरेक्ट हो जाएगा 1/कितना 2, 1/2। और क्या इन तीनों को अगर हम रखें तो ये थीटा, तो ये आपका 60 माइनस थीटा और ये आपका 60 प्लस थीटा है, 60 प्लस थीटा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 cos 3 थीटा अर्थात cos 60 डिग्री। यानी 1/2 इंटू 1/4 इंटू cos 60 का मान अगेन 1/2, तो 1/16 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जिस आइडेंटिटी कोई ऐसा राशि दे दिया जिसकी वैल्यू हमें पता है, ऐसी वैल्यू पता है, तो उसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ध्यान देंगे, क्या है, m को 8 से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझेंगे, थोड़ा सा समझिए क्या है। अगर मान लिया जाए एक एग्जांपल, 10 से हमको 13 में भाग देना है, 10 से कम 10, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 3। अगर हम कहें कि 10 से ही भाग दो, 13 दूना 26 में, इसका डबल हमने किया, इसका डबल कर दिया, 13 दूना कितना 26, तो 10 दूना 20, यहां रिमाइंडर कितना 6। अगर हम बात करें इसको ट्रिपल कर दीजिए, ट्रिपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 से 39 में भाग देंगे, 13 तिया 39, रिमाइंडर आपका आ गया कितना 13 10 तिया 30, बच गया कितना 9। अगर इसको 4 गुना कर दे मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा कितना 52, और 10 से भाग देंगे तो 10 पचे कितना 50, यहां रिमाइंडर आपका आ गया 2। ध्यान देंगे, कंसेप्ट कहता है मेरे दोस्त, कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर
भाजक को कांस्टेंट रखकर, भाजक को कांस्टेंट रखकर भाज्य संख्या को जिस प्रकार से हम बढ़ाएंगे ना, उसी प्रकार से हमारा रिमाइंडर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको डबल कर रहे हैं, जब इसको आप डबल कर रहे हैं, तो रिमाइंडर भी क्या डबल हो रहा है। इसको यदि आप ट्रिपल कर रहे हैं तो देखिए रिमाइंडर भी क्या, इसको यदि आप ट्रिपल कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी क्या हो रहा है, रिमाइंडर भी आपका ट्रिपल हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहां अगर गुना 4 किया हमने, गुना अगर 4 हमने किया तो ये तो 4 गुना नहीं हुआ मेरे दोस्त, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ध्यान दीजिए 3 का 4 गुना क्या होता है, 12, और 12 यदि हम रिमाइंडर लिखते हैं तो ये लिखना गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि भाजक हमारे पास क्या है, 10 है। चूंकि कंसेप्ट कहता है कि रिमाइंडर का जो मान है, जो रिमाइंडर की वैल्यू है, हमेशा हमेशा भाजक के मान से क्या होगा, कम होना चाहिए। भाजक के मान से हमेशा क्या, कम होना चाहिए। कभी भी उसका मान ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए 10 से एक बार और भाग लग जाएगा इसमें, अर्थात 10 से कम 10, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। मेरी बात समझ में आई? फिर समझिएगा, हमने क्या कहा, जिस प्रकार से भाज्य संख्या को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, उसी प्रकार से शेषफल भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा या घटाया जाएगा तो घटेगा, बशर्ते कि रिमाइंडर का वैल्यू जो हो कभी भी भाजक के मान से ज्यादा नहीं आ सकता है। ध्यान देना है क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जब m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बच रहा है, 5। ध्यान दीजिएगा शेषफल कितना बचा, 5। कह रहा है यदि 7m को 8 से विभाजित किया गया, 7m को 8 से विभाजित किया, एक चीज बताइए मेरे दोस्त, इसको 7 गुना किया क्या, इसको 7 गुना किया तो इसको भी 7 गुना कर दें, यानी 5 सते कितना, 35 बचना चाहिए था। लेकिन यहां भाजक जो है वह 8 है, इसलिए मेरे दोस्त 8 से, इसलिए क्या होगा, इसलिए 8 से 35 में भाग लगेगा, 8 चौका कितना, 32, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 3। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। मेरी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। आज हम लोग इस सेशन में इतना ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।